अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है निगमन विधि, उसके बारे में जो है हम जानकारी लेंगे। इससे पूर्व हमने पढ़ा था आगमन विधि। आगमन विधि में हमने पढ़ा था कि जो शिक्षक होते हैं वह छात्रों को उदाहरण के द्वारा जो है नियम निकालना सिखाते हैं। इसी के साथ साथ में विद्यार्थियों को उदाहरणों के द्वारा सूत्रों, अवधारणाओं तथा नियमों को निकालने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब बात करते हैं हम निगमन विधि की। तो जो निगमन विधि है वह आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत देखने को हमें मिलती है। अर्थात निगमन विधि के अंतर्गत हम जो है नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है कि शिक्षक जो होता है वह छात्रों को जो है एक नियम बता देता है। उस नियम, अवधारणा या फिर उस सूत्र के द्वारा जो है विद्यार्थियों को जो है समस्या जो होती है उसका समाधान निकालना होता है। तो निगमन विधि जो होती है उसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, उन चीजों के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो निगमन विधि की हम बात कर रहे हैं कि निगमन विधि कहते किसे हैं तथा निगमन विधि से क्या तात्पर्य होता है। अब देखिए, आगमन विधि जो होती है उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर जाती है। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था कि उसके अंतर्गत जो है विद्यार्थियों को उदाहरण से नियम निकालना बताया जाता है। जबकि निगमन विधि में क्या होता है कि इसमें नियम से जो है उदाहरणों को या समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। इसमें शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों को जो है एक नियम दे देते हैं। उस नियम से जो है विशिष्ट उदाहरण या परिस्थितियों पर उसे लागू किया जाता है कि किस प्रकार से उस नियम को लागू करके जो है उस परिस्थिति या उदाहरण को जो है समझा जा सकेगा। फिर इसके अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट आता है, वह आता है कि निगमन विधि का आधार जो है दर्शन शास्त्र की सत्यता के स्वरूप के विषय में यह है कि सत्य शाश्वत व अपरिवर्तनीय होता है। तो निगमन विधि, जो निगमन विधि है उसके आधार पर, निगमन विधि के आधार, जो निगमन विधि है उसका क्या आधार माना गया है, दर्शन शास्त्र की सत्य, दर्शन शास्त्र की जो सत्य के स्वरूप के विषय में, सत्य के स्वरूप के विषय में यह है कि सत्य शाश्वत है तथा अपरिवर्तनीय होता है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि सत्य शाश्वत है तथा अपरिवर्तनीय है, यानी निगमन विधि के आधार पे। अब देखिए, निगमन विधि में हम क्या करते हैं कि विद्यार्थियों को एक नियम देते हैं। अब वो नियम जो होता है वह विशिष्ट उदाहरणों तथा परिस्थिति के लिए जो हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से सत्य माना जाता है, क्योंकि जब हम उस नियम को लागू करेंगे तो कितनी बार भी हम उस नियम को उस परिस्थिति पे लागू करें वह हमेशा सत्य ही रहेगा और अपरिवर्तनीय ही रहेगा। अर्थात उसमें हमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है, तो प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है, यह पूर्ण रूप से सत्य भी है और अपरिवर्तनीय भी है। इसे ना तो हम परिवर्तन कर सकते हैं और ना ही झुठला सकते हैं। तो यह इस प्रकार से जो भी नियम निगमन विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं वह हमेशा सत्य रहेंगे तथा उन पर जब भी उस परिस्थिति को अपनाया जाएगा या लागू किया जाएगा वह हमेशा अपरिवर्तनीय ही रहेगी। अब देखिए, निगमन विधि जो होती है, निगमन विधि क्या होती है, मैंने आपको जैसा कि बताया, निगमन विधि जो होती है वह आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होती है। निगमन विधि आगमन विधि की बिल्कुल विपरीत होती है। और ये बात मैंने आपको शुरू में भी बताई थी कि निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, जबकि आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो देखिए, निगमन विधि जो है आगमन विधि की बिल्कुल विपरीत हमें देखने को मिलती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट निगमन विधि के अंतर्गत आता है कि जो निगमन विधि होती है उसमें जो भी सामान्य सूत्र दिया जाता है या फिर एक परिभाषा
परिभाषा सामान्य हम कह सकते हैं कि सामान्य नियम या सूत्र से मान लेते हैं तो उस और वो विशिष्ट उदाहरण व परिस्थितियों पे लागू की जाती है। यानी कि निगमन विधि में हम एक परिभाषा, ठीक है, उस परिभाषा को हम सामान्य नियम या सूत्र से मान लेते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है निगमन विधि में एक परिभाषा को सामान्य नियम या सूत्र से मान लिया जाता है तथा उसे विशेष परिस्थिति या कह सकते हैं कि विशेष जो परिस्थितियां होती हैं या विशिष्ट उदाहरण या फिर विशेष उदाहरणों पर लागू किया जाता है। तो यह था हमारा थर्ड पॉइंट कि जो निगमन विधि होती है उसमें हम क्या करते हैं कि सामान्य नियम या सूत्र जो है उसे मान लेते हैं, किसी भी परिभाषा को, किसी अवधारणा को या सूत्र को ही ले लेते हैं। अब उस जो भी सूत्र हमने लिया है वह विशेष परिस्थिति या विशेष उदाहरणों पर ही लागू किया जाता है। ठीक है, तो यह था हमारा निगमन विधि। निगमन विधि में अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि जो निगमन विधि होती है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो इस निगमन विधि का प्रयोग जो होता है वह उच्च कक्षाओं के शिक्षण में अधिक किया जाता है। निगमन विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं के शिक्षण में अधिक किया जाता है। यानी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगमन विधि का प्रयोग तो हम करते हैं छोटी कक्षाओं के लिए, जबकि जो बड़ी कक्षाएं होती हैं या उच्च कक्षाएं होती हैं उसमें जो है निगमन विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि निगमन विधि जो होती है उसका प्रयोग हम जो है बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों को किसी भी प्रकरण को, किसी भी सूत्र को या किसी भी अवधारणा को जो है समझाने के लिए करते हैं। तो देखिए यह थे हमारे कुछ पॉइंट जो निगमन विधि के अंतर्गत निकल के आए। अब हम बात करते हैं कि जब हम निगमन विधि का प्रयोग करते हैं तो इसमें हम कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि निगमन विधि के सूत्र, जैसा कि हमने आगमन विधि में भी पढ़ा था कि जैसे हम सामान्य से विशिष्ट की विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जैसा हम सभी जानते हैं कि यह आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है, तो इसके जो नियम होंगे वह भी आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। अर्थात जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर, स्थूल की और फिर दूसरा हमारा इसमें जैसे आएगा कि सामान्य से विशिष्ट की और इस प्रकार से जो है निगमन विधि के हमें कुछ सूत्र भी देखने को मिलते हैं। अब बालक, जब हम बालकों को कोई भी नियम बताते हैं या कोई भी सूत्र बताते हैं तो बालक उसे क्या करते हैं, कंठस्थ याद कर लेते हैं तथा उस नियम का जो है, उस नियम में जो है यथार्थ तथ्य जो हमें दिए गए होते हैं उनकी व्याख्या करने के लिए जो है निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा कि निगमन जो विधि होती है वह आगमन विधि से किस प्रकार विपरीत है तथा निगमन विधि में किन किन बातों का विश्लेषण किया जाता है। तो आज का आपका होमवर्क है, आपका आज का होमवर्क है निगमन विज्ञान विषय में निगमन
विधि को स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि निगमन विधि क्या होती है तथा उसमें कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोग अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें। धन्यवाद।